सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई ठीक होगे। अच्छा, आप सब लोगों के साथ एक वादा किया था कि आप लोगों को ट्रेडिंग सिखाएंगे फ्री में, अच्छी गाइडलाइंस और एक अच्छा रोड मैप आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। अब वक्त पूरा होता है कि हम इंशाल्लाह अपना वादा पूरा करें। एंड थैंक यू सो मच, आपने लाइफ में एक अच्छा स्टेप लिया और अपनी गाइडेंस के लिए एचआर ग्रुप को चुना। एंड मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा कि जितना इजी हो सके उतना इजी करके आप लोगों को ट्रेडिंग के हवाले से गाइड करूं। तो चलते बिना टाइम वेस्ट किए अपने डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। सो वेलकम टू द डेस्कटॉप स्क्रीन गाइस। अच्छा, हमारे न्यू कमर्स जो स्टार्टिंग में गलती करते हैं वो कुछ इस तरह से है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग का मतलब एक डिजिटल एसेट या फिर एक डिजिटल पेयर जिसके शेयर्स आप बाई करते हो वो ऊपर जाता है, आपको प्रॉफिट होता है। या फिर एक ऑप्शन उसमें फ्यूचर का है, आप कोई भी ट्रेडिंग पेयर उसको लॉन्ग करते हो वो ऊपर जाता है, आपको प्रॉफिट होता है। या फिर शॉर्ट करते हो वो नीचे जाता है, आपको प्रॉफिट होता है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग का मतलब ये चार्ट है, ऊपर जाना आपको प्रॉफिट होना, या फिर नीचे जाना आपकी ट्रेड शॉर्ट की ओपन है, आपको प्रॉफिट होना। यह आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप एक फील्ड में आ रहे हैं और आपको आइडिया तक नहीं कि बेसिकली फील्ड का मतलब क्या है, फील्ड का पर्पस क्या था, बनाने वाले का क्या पर्पस था, उसने इसको किस लिए बनाया। इन्फ्लुएंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडर वो है जिसको चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइंस और टेक्निकल एनालिसिस बनाना आते हो और उनके पास इस चीज का नॉलेज नहीं है। बेसिकली व्हाट इज क्रिप्टो, इसका फ्यूचर क्या है, इसको क्यों बनाया गया था। आपने सिर्फ ट्रेडिंग करनी है तो आप स्टॉक्स के ऊपर भी कर सकते हो, आप फॉरेक्स के ऊपर भी कर सकते हो। वाई यू चूज क्रिप्टो? बिकॉज गाइस, क्रिप्टो इज फॉर ए पर्पस। क्रिप्टो इज नॉट ओनली ए डिजिटल इन्वेस्टमेंट। बनाने वाले ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था कि दुनिया का एडवांस पेमेंट ट्रांसफर मेथड क्रिप्टो होगा और अगर ये लीगल हो जाता है आपको इसमें मजीद कौन से अर्निंग के सेटअप्स देखने को मिलेंगे। तो आपने अपने स्टार्टअप से पहले इस चीज को समझना है कि व्हाट इज बेसिकली क्रिप्टो करेंसी, इसका मतलब क्या है, इसका पर्पस क्या है। मैं क्रिप्टो कर रहा हूं तो वो फॉर ए पर्पस होना चाहिए। मैं क्रिप्टो करूं तो मुझे क्यों इसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी एज कम्पेयर टू फॉरेक्स, एज कम्पेयर टू स्टॉक्स। आपका ये माइंडसेट होना चाहिए और इस माइंडसेट को लेके चलते हुए आप रोड मैप बनाएंगे, क्रिप्टो के ऊपर काम करेंगे। आपने प्रॉपर फोकस होके इसके ऊपर काम करना है, रिसर्च करनी है और इस चीज को समझना है कि मैं क्रिप्टो कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। क्या क्रिप्टो कोई ऐसी चीज भी हो सकती है कि आप 2 साल तक काम करें, मेहनत करें, अपना एक्सपीरियंस गेन करें, 2 साल के बाद पता चले कि क्रिप्टो इज डेड, क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी डेड हो चुकी है। तो आप फील्ड में इंटर होने से पहले उसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि बेसिक वो चल किस तरह से रही है, किस तरह से काम कर रही है, ताकि फ्यूचर का आपको आइडिया हो जाए कि इसका स्कोप क्या है, इसकी वर्थ क्या है और मैं कितनी गेनिंग इसमें से कर सकता हूँ। गाइस, दिस इज बेसिकली माइंडसेट। ये माइंडसेट होगा आप किसी भी फील्ड में लॉस नहीं करोगे। क्रिप्टो में 98% स्टूडेंट्स आते हैं, काम करते हैं, लोग आते हैं, काम करते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। रीजन ये होता है उनको पता होता है चार्ट का, कुछ ग्रीन कैंडल्स हैं वो ऊपर जा रही हैं, प्रॉफिट हो रहा है, रेड कैंडल्स हैं वो नीचे जा रही हैं, लॉस हो रहा है। आपने अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना है। मैंने आपको बताया कि आपने क्रिप्टो को किस तरह से करना है। आपने ये कॉन्सेप्ट अपना पहले क्लियर करना है। क्रिप्टो इज नॉट ओनली ए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जिसके ऊपर आप आओ और बस डिजिटल एसेट को आप या फिर किसी भी पेयर को बाई करो, उसके स्टॉक्स बाई करो, वो ऊपर जाता है, आपको प्रॉफिट होता है। दिस इज नॉट क्रिप्टो गाइस। अब हम आगे चलते हैं और इस चीज को काफी बेहतर समझते हैं कि क्रिप्टो बेसिकली क्या है, बनाने वाले का क्या पर्पस था और ये काम किस तरह से कर रहे हैं। गाइस, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक नंबर 2 के ऊपर, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। अब देखिए यहाँ पे गूगल आपको बता रहा है ए डिजिटल करेंसी इन विच ट्रांजैक्शंस आर वेरीफाइड एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय ए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम यूजिंग क्रिप्टोग्राफी रादर देन बाय ए सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूँ। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो खुफिया निगारी यानी क्रिप्टोग्राफी के असूलों की बुनियाद पर काम करती है। ये करेंसी मरकजी बैंक या हुकूमत के कंट्रोल से आजाद होती है। क्रिप्टो करेंसी को मजीद बेहतर समझने के लिए हम कंपेयर करेंगे डिजिटल यानी क्रिप्टो करेंसी को एक एक्चुअल करेंसी के साथ कंपेयर करके। और यहाँ पे कोई एक्चुअल करेंसी, फॉर एग्जांपल मैं डॉलर को ऐड कर देता हूँ। देयर इज टाइप ऑफ करेंसीज, एक आपकी लीगल है, एक आपकी इलीगल है। ये आपकी लीगल करेंसी है डॉलर और डिजिटल करेंसी इन 2025 इलीगल है, पूरी तरह से सेंट्रलाइज नहीं है। अगर हम यहाँ पे डिजिटल करेंसी की बात करें तो बिटकॉइन चूंकि एक मार्केट है, क्रिप्टो का बेसिक मतलब आप कह लें बिटकॉइन है, अदरवाइज बहुत सारे कॉइन्स है मार्केट में जैसे इथेरियम है, लाइट कॉइन है, एक्सआरपी है, डॉट है, डोज है। यहाँ पे हम बिटकॉइन के एग्जाम्पल को उठाते हैं। अच्छा, बिटकॉइन एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल उसका कोई कॉइन
या फिर डॉलर की तरह की कोई पेपर करेंसी एग्जिट नहीं करती। आपके पास $100 है तो इसकी वर्थ यह है कि आप इसके थ्रू कुछ बाई कर सकते हो रियल लाइफ में। लेकिन डिजिटल करेंसी एक ऐसी करेंसी होती है जो रियल लाइफ में एग्जिट नहीं करती। आप इसको सिर्फ क्रिप्टो की एक्सचेंजेस या फिर क्रिप्टो के वॉलेट्स के थ्रू बाई कर सकते हो या फिर ट्रांसफर कर सकते हो। अच्छा, इसको मजीद क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंस नंबर 2 पे। अच्छा देखिए, जो आपकी डिजिटल यानी क्रिप्टो करेंसी होती है वो किसी भी मरकजी बैंक या फिर गवर्नमेंट के कंट्रोल से आजाद होती। आपका मनी, आपका कंट्रोल, आपकी अथॉरिटी होती है और आप ही उसको कंट्रोल कर रहे होते हो। कोई थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व नहीं होती आपके मनी में या फिर आपके डिजिटल या क्रिप्टो एसेट में। एज कम्पेयर टू एक्चुअल करेंसी, यहाँ पे मैं अपनी पाकिस्तान की करेंसी ले लेता हूँ आपको मजीद बेहतर समझाने के लिए। अच्छा देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5000 रुपीज है, इसको मैनेज कौन कर रहा है? इसको मैनेज कर रहा है SBP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह से इंडिया का उठाया, इंडिया की करेंसी को कौन मैनेज कर रहा है? RBI, रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरह से दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी करेंसीज की मैनेजमेंट उनके सेंट्रल बैंक कर रहे होते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक फंड्स में बैंक के थ्रू किसी बंदे को पेमेंट करते हो, उसमें सिर्फ आप और वो बंदा जिसको आप पेमेंट भेज रहे हो वो इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि थर्ड पार्टी SBP यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी बैठा हुआ है, आपकी पेमेंट को देख रहा है, पेमेंट का डाटा उसके पास है, आपने कितने पैसे भेजे, किसको भेजे, किस वक्त भेजे, वो सारी चीजें एक थर्ड पार्टी मैनेज कर रही है। क्रिप्टो यानी बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसको आप खुद मैनेज कर रहे हो, खुद देख रहे हो। आप जो पेमेंट किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर रहे हो उसका आइडिया, उसकी डिटेल सिर्फ आपके पास है, नो थर्ड पार्टी। अच्छा गाइज, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। उम्मीद है आपके पास नोटबुक होगी और आप सारी चीजों को नोट कर रहे होंगे। हमने बात की डिजिटल करेंसी या फिर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, अब हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी बनाने का पर्पस क्या था, किस लिए बनाया गया और ये काम किस तरह से करती है, सारी चीजें मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करें। देखिए, बेसिकली सारी क्रिप्टो करेंसीज को समझने के लिए इतना इनफ होगा कि आप सिर्फ बिटकॉइन के ऊपर काम करें, बिटकॉइन की हिस्ट्री को समझें। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ अपने बैंकिंग सिस्टम की और इसमें क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलती है। बैंकिंग सिस्टम में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से हमें लगता है कि यार हमारा मनी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसा लगता है कोई दूसरा बंदा उसको कंट्रोल कर रहा है। वो कुछ रीजन बैंकिंग सिस्टम में मैं आपके सामने रखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिमिटेड विड्रॉल। आप एट द टाइम एक बड़ी और ह्यूज अमाउंट का विड्रॉ नहीं कर सकते, अगर करते हैं उसके लिए बड़ी मुश्किल से आपको डिफरेंट सिनेरियो से गुजर के जाना पड़ता है। दूसरा, एट द टाइम सर्विसेज। आपको 24 आवर सर्विसेज नहीं मिल रही होती बैंक की तरफ से। वीक में 5 डेज ओपन होता है और वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए, सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक। उसके बाद 24 आवर कैश के विड्रॉवल के लिए आपको एक प्लास्टिक का कार्ड दिया जाता है जिसको आप वीजा या फिर डेबिट कार्ड कहते हैं। उसके थ्रू आप अगर अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर भी लिमिटेशंस हैं। अराउंड आप 5 लाख का कर सकते हैं, 10 लाख का या फिर मैक्सिमम 15 लाख का। इसके अलावा आपको दुनिया के किसी भी कोने में पेमेंट भेजनी है तो सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन देनी पड़ती है कि भाई किसको भेज रहे हैं, भेजने का पर्पस क्या है, कब भेज रहे हैं, कहाँ पे भेज रहे हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज आ जाती है टैक्स। आप यहाँ पे पेमेंट भेज रहे हैं, इतनी पेमेंट भेज रहे हैं, आप टैक्स पे करें। उसके बाद आ जाती है फीस और बैंक के चार्जेस कि आपको इतने चार्जेस देने होंगे, इतनी चीजें देनी होगी। तो आपको ये सारी चीजें देखते हुए ऐसा लगता है कि आपका मनी आपके कंट्रोल में नहीं है। ये है बेसिकली बैंकिंग सिस्टम। अब हम यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर नजर डालते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए 2008 में सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का एक व्हाइट पेपर लिस्ट किया जिसका नाम पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम था। आपकी अमाउंट 100% आपके कंट्रोल में, और ये दुनिया की सबसे पहली डिजिटल सक्सेसफुल करेंसी थी। इससे पहले भी कुछ करेंसीज थी, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अपने नॉलेज में डालें। डिगी कैश 1989 में सबसे पहली डिजिटल करेंसी थी। ई गोल्ड 1996 में, उसके फाउंडर डॉक्टर डोगलास। हैश कैश 1997 में, फाउंडर एडम बैक। और उसके बाद बिट गोल्ड, जिसके फाउंडर निक ज़ेबो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। ये डिजिटल करेंसीज रही हैं, बट ये टाइम के साथ फ्लॉप हो गई। ये आइडिया ज्यादा देर तक चल नहीं सका और ये सक्सेसफुल नहीं रही। फिर 2008 को सतोशी नाकामोटो एक अनोनिमस पर्सनैलिटी रखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कोई पता नहीं कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक हो गया, इस चीज का कोई आइडिया नहीं। गूगल के ऊपर अगर आप उनकी नेटवर्क चेक करेंगे तो अराउंड $110 बिलियन कुछ इस तरह से शो हो रही होती है। तो इन्होंने 2008 में एक व्हाइट पेपर जिसका नाम बिटकॉइन ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम था। इस व्हाइट पेपर का बुनियादी मकसद एक ऐसी डिजिटल करेंसी बनाना था जो आपके गवर्नमेंट या फिर किसी भी सेंट्रल बैंक से आजाद हो, यानी आपकी मनी के ऊपर सिर्फ आपका कंट्रोल हो। इसमें ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया जो तमाम लेन देन यानी आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको शफाफ, महफूज और नाकाबिले तब्दील बनाती है। अब बिटकॉइन बनाने का पर्पस समझें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, बैंकिंग सिस्टम में आपकी मनी के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। डिजिटल करेंसी यानी बिटकॉइन के ऊपर सिर्फ आपका कंट्रोल होगा, आपकी मनी आपका कंट्रोल। फीसेस के हवाले से हम कुछ बात कर लेते हैं। बैंकिंग के टैक्स का तो आपको आइडिया होगा। बिटकॉइन की आमतौर पर फीस जो है वो $1 से $50 तक है और ये ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इसी तरह से इथेरियम की गैस फी अराउंड $10 से $100 तक है। दूसरा, अगर आप छोटी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, भले आपने किसी को $100 पे करना है तो आप विदाउट फीस भी कर सकते हो, जीरो चार्जेस। आप BEP20 बाइनेंस की चेन का यूज कर सकते हो। ये सारी चेन्स
ये सारे कॉइन्स, ये सारे पेयर्स और इनकी चेन्स के ऊपर, इनकी फीसिस के ऊपर आगे चल के डिटेल में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। अभी फीसिस के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड था। पहले प्रॉब्लम क्या थी? आपके बैंकिंग सिस्टम। और ये प्रॉब्लम किसने सॉल्व की? बिटकॉइन ने। 24 आवर सर्विसेज दे रहा है। सबसे बड़ी चीज आपको प्राइवेसी दे रहा है, जो बैंक नहीं दे रहा। आप 10 रुपए की भी ट्रांजेक्शन करोगे, बैंक के पास रिकॉर्ड होगा, वो सेंट्रल बैंक के पास, वो गवर्नमेंट के पास, वो सारे का सारा रिकॉर्ड होता है। ओके गाइस, क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? वाई क्रिप्टो करेंसी इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, और ये क्यों फ्यूचर में यूजेबल हो सकता है, वो सारी चीजें आपके सामने रखती है। फ्यूचर है तभी बोलता हूँ क्रिप्टो करो। अच्छा गाइस, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमने बात की क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो क्या है, और क्रिप्टो करेंसीज बनाने का पर्पस क्या था। अब हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है और इसमें ट्रांजैक्शन का प्रोसेस किस तरह से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए कि डिजिटल मनी को ट्रांसफर करने के लिए दो मेथड यूज किए जाते हैं, एक सेंट्रलाइज और एक डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज सिस्टम एक लीगल सिस्टम है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक इलीगल सिस्टम है। सेंट्रलाइज सिस्टम में आपकी पेमेंट या फिर आपके अकाउंट की मैनेजमेंट एक थर्ड पार्टी के पास होती है, जैसे बैंकिंग सिस्टम में, और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आपकी ट्रांजैक्शन सिर्फ आपके पास होती है और उसमें कोई स्पेसिफिक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। सबसे पहले हम सेंट्रलाइज यानी लीगल अपने बैंकिंग सिस्टम को समझते हैं, उसके बाद हम डिसेंट्रलाइज फ्रेमवर्क के ऊपर चलते हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम में फॉर एग्जांपल ये मैं हूं और मैंने इस एक्स पर्सन को पेमेंट करनी है। मैं जब पेमेंट की रिक्वेस्ट करूंगा तो वो रिक्वेस्ट मेरे बैंक के पास जाएगी और बैंक उसको वेरीफाई करेगा और अगले बंदे को पेमेंट प्रोसीड करेगा। इसको हम सेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं। इसमें हमारे अकाउंट की एक्टिविटी, हमारी ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री और यहाँ तक कि ये चीज कि किस पर्सन ने किस पर्सन को कितनी पेमेंट की और कब की, इसका सारा डाटा बैंक के पास यानी एक थर्ड पार्टी के पास होता है। डिसेंट्रलाइज फ्रेमवर्क में आपके अकाउंट की एक्टिविटी, आपकी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री और उसका डाटा सिर्फ आपके पास होता है, ना कि किसी स्पेसिफिक थर्ड पर्सन के पास। और ये सिस्टम क्रिप्टो करेंसी में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि ये मैं हूं और ये एक्स पर्सन है जिसको मैंने पेमेंट करनी है। मैं जब इस एक्स पर्सन को पेमेंट की रिक्वेस्ट करूंगा तो मेरी पेमेंट की रिक्वेस्ट एक माइनर के पास जाएगी। बेसिकली ये जितनी भी मशीन्स या लैपटॉप जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, ये सारे क्रिप्टो नेटवर्क के माइनर्स होते हैं। ये किसी एक स्पेसिफिक नेटवर्क का हिस्सा होते हैं, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन नेटवर्क का या फिर इथेरियम नेटवर्क का। अब जैसे ही मैं पेमेंट की रिक्वेस्ट करूंगा तो बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर मैं बिटकॉइन का चेन या फिर नेटवर्क यूज कर रहा हूँ पेमेंट की ट्रांजैक्शन के लिए, तो बिटकॉइन नेटवर्क के ऊपर सिर्फ 10 से 15 माइनर्स नहीं है, बल्कि एक पूरा नेटवर्क है। उसमें आपके 1 लाख नोट्स भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं, 20 लाख भी हो सकते हैं। मेरी ट्रांजैक्शन उस माइनर के पास जाएगी जिसके लिए पॉसिबल होगा मेरी ट्रांजैक्शन को जल्द से जल्द प्रोसीड करना। फॉर एग्जांपल मेरी ट्रांजैक्शन को ये माइनर बहुत जल्द प्रोसीड कर सकता है, तो मेरी रिक्वेस्ट इस माइनर के पास जाएगी। अब माइनर के पास क्या अथॉरिटी है? सिर्फ वो मेरे अकाउंट को चेक करेगा, $100 के बिटकॉइन एक्स पर्सन को भेज रहा हूं, तो क्या $100 के बिटकॉइन मेरे अकाउंट में है? अगर है तो पेमेंट को प्रोसीड करेगा और एक्स पर्सन को पेमेंट भेजेगा। माइनर्स हमारी ट्रांजैक्शन में कोई किसी किस्म की उजनीच नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कोई किसी किस्म की अथॉरिटी नहीं होती। उनका काम सिर्फ पेमेंट को चेक करना, पेमेंट को वेरीफाई करना और आगे प्रोसीड करना होता है। मेरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद माइनर मेरी ट्रांजैक्शन को एक लेजर में डालेगा, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कहते हैं, और फिर इस लेजर को एक नए ब्लॉक के अंदर डालेगा। ये नया ब्लॉक ब्लॉकचेन के साथ जुड़ जाएगा। ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी प्रीवियस ब्लॉक हैं उनके अंदर भी पेमेंट की ट्रांजैक्शंस होती है, और एक ब्लॉक में सिर्फ आपकी ट्रांजैक्शन नहीं होती बल्कि मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होती है जो उस वक्त हो रही होती है। ब्लॉकचेन के ऊपर हर एक ब्लॉक ऑलमोस्ट 1 MB का होता है और एक ब्लॉक के अंदर 2 से 3 हजार ट्रांजेक्शन्स होती है। जब माइनर ब्लॉकचेन के ऊपर एक ब्लॉक बना देता है और एक ब्लॉक के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन होती है, तो फिर उस ब्लॉक की मल्टीपल कॉपीज डिफरेंट नोड्स के पास होती है। नोड्स कंप्यूटर्स होते हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक होते हैं। ब्लॉकचेन जितना आपके लिए समझना जरूरी था उतना मैंने आपको समझा दिया। ब्लॉकचेन इज अ वेरी लेंथी एंड डिफिकल्ट टॉपिक। आगे इंशाल्लाह चलते हुए हम इसका कोर्स भी बनाएंगे और आप लोगों को अच्छी गाइडलाइंस देंगे ब्लॉकचेन के हवाले से। फिलहाल के लिए इतना जरूरी है चूंकि आप क्रिप्टो करेंसी का काम कर रहे हैं, और आगे चलते हुए डेली बेसिस के ऊपर ब्लॉकचेन के हवाले से आपका एक्सपीरियंस गेन होता रहेगा। आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे कि हमारा लेजर जो डाटा होता है ब्लॉक के अंदर उसको कोई भी हैक कर सकता है या फिर हमारा डाटा देख सकता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात यह है कि ब्लॉकचेन के ब्लॉक को हैक करना मतलब ब्लॉक को तोड़ना, इट इज इम्पॉसिबल। ये किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। सपोज कि हो जाता है, ठीक हो गया। मैंने आपको एक चीज मेंशन करी थी कि एक ब्लॉक की जो कॉपी होती है ना, वो सिर्फ एक कंप्यूटर एक नोड के पास नहीं होती, वो डिफरेंट कंप्यूटर्स के पास होती है। अगर ब्लॉक का डाटा चेंज हो जाए या ब्लॉक को कोई हैक करने की कोशिश करे तो ऑटोमेटिकली नोड्स वो ब्लॉक के हैश चेंज हो जाएंगे। हैश होते हैं, एक सिस्टम है, कोई छोटी मोटी वीडियो आप इसके ऊपर यूट्यूब की देख सकते हैं। वो ब्लॉक के हैश चेंज हो जाते हैं तो पूरा सिस्टम, पूरा ब्लॉक ब्रेक हो जाता है। जब किसी भी नोड का ब्लॉक ब्रेक हो जाए
तो उस नोड को, उस कंप्यूटर को नेटवर्क से बाहर निकाल दिया जाता है और उसकी जगह एक नया ब्लॉक बन जाता है और उसके अंदर लेजर सेव होते हैं। बाय द वे, इसको हैक करना, इसका डाटा लीक करना एक इम्पॉसिबल चीज है। और दूसरा, लेजर के अंदर कोई आपकी पर्सनल आइडेंटिटी, शनाख्त, आप कौन हो, कहाँ से तल्लक रखते हो, किसको पेमेंट की, किस कंट्री में की, ये कोई चीजें मेंशन नहीं होती। सिर्फ ये मेंशन होता है एक अननोन वॉलेट के थ्रू $100 एक अननोन वॉलेट में गए हैं। क्लियर गाइस? अच्छा जी, इसके बाद हम पाकिस्तान में एक नज़र क्रिप्टो की सिचुएशन पर डालकर अपने अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने 2023 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट या एसपीपी आप कह लें, ने डिक्लेयर किया था क्रिप्टो को कम्प्लीटली कि ये इलीगल है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आप अगर स्टडी करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एसपीपी क्रिप्टो और सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को रेगुलेट करने के ऊपर गौर कर रहे हैं। कम्प्लीटली पाकिस्तान में अभी लीगल नहीं है। आप कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप फंस सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 5 मिलियन की ट्रांजैक्शन कर दी, क्रिप्टो के थ्रू आपने विड्रॉ किया, आप फंसेंगे एफपीआर या एफआईए की तरफ से मैसेजेस आना, कॉल्स आना और आपके अकाउंट वगैरह फ्रीज हो सकते हैं जिसके थ्रू आपने पेमेंट मंगवाई। अगर वो पेमेंट उनको मशकूक लगती है, एक बड़ी सरदर्दी बनेगी। क्लियर करना होगा वो पेमेंट किधर से आई, क्रिप्टो में से आई। अगर ये क्लियर हो जाता है कि वो पेमेंट क्रिप्टो के थ्रू आपके पास आई है, आपने गेन किया, प्रॉफिट गेन किया है, जुर्माना आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करना होगा। तो खैर, अगर रेगुलेट कर देता है, टैक्स आपको पे करना होगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। उसका सिनेरियो जैसे अभी अमेरिका में है, उसके ऊपर मैं एक नजर डालता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई भी ट्रांजैक्शन एक बंदा करता है या आप प्रॉफिट गेन करते हो, या फिर वो प्रूफ आप क्रिप्टो अमेरिकन इनकम टैक्स वालों को दिखाएंगे, उनको टैक्स पे करेंगे और उसके बाद आप जितनी बड़ी अमाउंट है, जितनी छोटी अमाउंट है, वो आप विड्रॉ कर सकते हैं टैक्स पे करने के बाद। तो ऐसी कोई रेगुलेटरी चाहिए, उसके बाद पाकिस्तान में ट्रांजेक्शन और विड्रॉवल्स वगैरह लीगल होंगे। अभी के लिए बाइंग का सिस्टम यह है कि P2P के थ्रू आप बाई कर सकते हो क्रिप्टो, यूएसडीटी बाई करो, ठीक हो गया, एक स्टेबल कॉइन है, या फिर उसके थ्रू आप कुछ भी बिटकॉइन बाई कर सकते हो, इथेरियम बाई कर सकते हो, कुछ भी बाई कर सकते हो। P2P का मतलब पर्सन टू पर्सन। बाइनेंस के ऊपर आगे चल के उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप P2P के थ्रू किस तरह से बाइंग कर सकते हो, उसमें वो डिटेल में समझाऊंगा। तो पर्सन टू पर्सन आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन कोई छोटी अमाउंट की, जैसे 50,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। लेकिन इसमें गैप डाल के अगर बड़ी अमाउंट करना चाहते हैं तो डिफरेंट अकाउंट का आप यूज कर सकते हैं कि एट द टाइम आप कोई बड़ी ट्रांजैक्शन ना करें, इस चीज से बचें। तो ये निजाम चलता है। इसके ऊपर मजीद आगे चलते हुए आपको इंशाल्लाह इस प्लेलिस्ट में वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करेंगे कि कैसे बाई करें, बाई करने का सिनेरियो क्या होना चाहिए। अच्छा जी गाइज, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मनी एवोल्यूशन। अच्छा, बेसिक मनी एवोल्यूशन को समझना जरूरी है। देखिए, आज से कई सौ साल पहले आपकी जो ट्रेड्स की जाती थी वो गुड्स के ऊपर, या काऊ बनी हुई देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कई सौ साल पहले, गुड्स से पहले, आपकी जो ट्रेड की जाती थी गुड्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल, इस तरह से कि मेरे पास अगर राइस का स्टॉक है और मुझे टोमेटो चाहिए, तो मैं टोमेटो वाले स्टॉक के बंदे के पास जाऊंगा जिसके पास टोमेटो का स्टॉक है, और मैं उसको बोलूंगा कि आप मुझे 1 केजी टोमेटो दो, मैं आपको 1 केजी राइस दूंगा। तो गुड्स के ऊपर ट्रेड हुआ करती थी। फिर उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, आपका मेटल आ गया, उनके थ्रू ट्रेड हुई काफी अरसा। फिर उसके बाद इनके कॉइन्स वगैरह भी बन गए, सिक्के जिसको आप कहते हैं। फिर 1154 में चाइना की अथॉरिटी के साथ मिलकर एक गोल्ड की ट्रेड के लिए बैंक बना देते हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या था कि एक बैंक बनाना है जिसमें लोग अपना गोल्ड आके उस बैंक में डालेंगे, ठीक है, जमा करेंगे, और उसके बदले उनको एक पेपर नोट मिलेगा कि इस बंदे का इतना गोल्ड इस बैंक के अंदर है। और ये सारी चीजें ट्रस्ट के ऊपर होती। जैसे मैं आप लोग अभी अपना सारे का सारा मनी बैंकों में डाल के बैठे हुए हो, किसके ट्रस्ट के ऊपर? गवर्नमेंट के ट्रस्ट के ऊपर। तो उस वक्त भी यही कॉन्सेप्ट था, यही बोला गया था कि आप बैंकों को पैसा दे रहे हो, आप गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो और आप गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। तो इस ट्रस्ट के बिहाफ के ऊपर लोगों ने अपना गोल्ड जमा करना शुरू कर दिया बैंकों में, और उसके बदले वो नोट वगैरह लेते गए जो उनको मिलता था कि आपका इतना गोल्ड इसके पास है। अच्छा, एक रीजन इसका ये होता था, लोगों को इसकी जरूरत इस वजह से थी। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वो ट्रेंड में जाता है और उसका यूज होता है बहुत ज्यादा। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इस पॉइंट ऑफ व्यू से था। मुझे अगर कुछ चीज चाहिए, मैं बेसिकली बिलोंग अगर करता हूँ पाकिस्तान की एक सिटी इस्लामाबाद से, मुझे कोई चीज चाहिए कराची से। अभी तो बड़ा सिस्टम है, गाड़ियों के थ्रू आप कुछ भी मंगवा सकते हो, इंपोर्ट करवा सकते हो, पर उस वक्त नहीं होता था। मैं इस्लामाबाद हूँ, मुझे कराची से कुछ चाहिए होता था, तो मैं अपने साथ गोल्ड को कैरी करके नहीं जा सकता था। लेके जाना एक तो रिस्की था और उसको कैरी करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ से कराची जाना है, तो मैं गोल्ड को कैरी करना और गोल्ड को अपने साथ ले जाने से बेहतर कन्वीनियंट समझूंगा कि मेरे पास बैंक का नोट हो, मैं वहां पे जाऊं, अपनी चीज लूं और बंदे को वो नोट दे दूं। तो फिर 1271 को जब बरतानवी सदर वो चाइना आए, उन्होंने ये चीज देखी, बैंकों का सिस्टम और ये नोट वाला। इन्होंने भी फिर जाके अपनी कंट्री में इस तरह का सिस्टम बना दिया, इस तरह के बैंक बना दिए, लोगों से सोना इकट्ठा किया, अपनी कंट्री के जितने भी बैंक से ऑफिशियल बैंक गवर्नमेंट के, उनमें डालना शुरू कर दिया और लोगों को वो नोट वगैरह देना शुरू कर दिया। उस वक्त जो नोट था, जो वो गोल्ड के बदले देते थे, उसका नाम उस वक्त पाउंड स्टीरलिंग था। पाउंड स्टीरलिंग के ऊपर ट्रेड करती रही। फॉर एग्जांपल, चाइना ने कोई चीज मंगवानी किसी दूसरी कंट्री से, तो वो पाउंड स्टीरलिंग का यूज करते थे। इसी तरह से बस चलता रहा, जैसे डॉलर आजकल चल रहा है आपका,
फिर वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुई, हर मुल्क एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो इसमें अमेरिका आपका जो अभी सुपर पावर है, बेसिक अमेरिका सुपर पावर नहीं, अमेरिका का डॉलर सुपर पावर है। अमेरिका उस वक्त लोगों को असला दे रहा था और असले के बजाय लोगों से क्या ले रहा था भाई, गोल्ड, ताकि हम जितना हो सके डॉलर छापे। कोई भी कंट्री अपनी उतनी ही करेंसी रिलीज कर सकती थी जितना उसके पास गोल्ड होता था, इससे ज्यादा नहीं। तो अमेरिका ने फिर ये किया कि जब पूरी दुनिया एक दूसरे से लड़ रही थी तो अमेरिका पूरी दुनिया में जंग के लिए और वार के लिए जितना भी प्रोडक्ट वगैरह जो भी चीजें, वेपन्स हो गई आपकी, दूसरी तीसरी, वो सारी चीजें प्रोवाइड कौन कर रहा था, अमेरिका। बदले में क्या ले रहा था, गोल्ड ले रहा था। वर्ल्ड वार 3 में भी उसने सेम यही सिचुएशन बनाई, लोगों के साथ यही किया, पूरी दुनिया की कंट्रीज के साथ यही किया। ठीक है, अब वर्ल्ड वार जैसे ही खत्म होती है तो अमेरिका के पास चूंकि बहुत ज्यादा गोल्ड इकट्ठा हो जाता है और वो अपनी पेपर करेंसी, जिसको आप डॉलर कहते हैं, और बड़ी तादाद में रिलीज कर देते हैं। उसके बाद इन्होंने कोई माइंड ट्रिक वगैरह खेली, आप इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। फिर अमेरिका ने माइंड ट्रिक यूज की, उस वक्त सऊदी अरेबिया का बहुत यूज किया था अमेरिका ने। जैसे सऊदिया में से तेल निकलना शुरू हुआ और अमेरिका को पता चला, तो सऊदिया के पास ना बेसिकली मशीन्स वगैरह नहीं थी तेल निकालने के लिए, और उससे भी बड़ी चीज उनको क्या चाहिए थी, सिक्योरिटी, क्योंकि जंग का माहौल था, सिक्योरिटी चाहिए थी सऊदी अरेबिया को। तो अमेरिका ने ऑफर किया कि भाई हम आपको तेल निकाल के भी देंगे, फ्री में निकाल के देंगे, उसके बाद आपकी सिक्योरिटी भी हमारी जिम्मेदारी है। हम शर्त ये रखेंगे कि आप पूरी दुनिया में, तेल उस वक्त बहुत बड़ी नीड थी, ठीक है, कि आप पूरी दुनिया में अगर तेल देते हो तो वो डॉलर के ऊपर दोगे। तो इसी तरह से जो स्टंट उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ किया, बाकी जितने भी कंट्री उनके सामने मजबूर हो सकते थे उनके साथ उन्होंने किया और डॉलर को सुपर पावर बनाया। और यही रीजन है डॉलर आज तक सुपर पावर है। ये भाई क्लियर हो गया पेपर मनी का कॉन्सेप्ट अभी तक। उसके बाद खैर आपका सिस्टम आ गया प्लास्टिक कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक मनी। आप दोनों को इकट्ठा ही कर लें, जोड़ लें। आपके पास किसी भी बैंक में जो अमाउंट पड़ी हुई है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मनी है, लेकिन बैंक में, वो बैंक कोई क्रिप्टो के बैंक की बात नहीं कर रहा, बेसिक बैंक कह रहा हूँ, रियल बैंक की बात कर रहा हूँ। वो जो मनी आपके पास पड़ा है वो इलेक्ट्रॉनिक मनी है, आप ऑनलाइन उसको किसी को पे भी कर सकते हो, लेकिन उसका पूरा डाटा, उसकी पूरी चीजें किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। आप लोगों को क्लियर हुआ कि भाई पहले इशू क्या था, गुड्स के थ्रू कैसे ट्रेड हुई, फिर उसके बदले गोल्ड, जो कि एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड था, वो बन गया, उसके ऊपर ट्रेड होना शुरू हुई। फिर उसके बाद कॉइन्स, उसके ऊपर ट्रेड होना शुरू हुई। फिर पेपर मनी आई, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम आ गया, ठीक हो गया, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। फिर कैश का सिस्टम अभी आप देख रहे हैं काफी हद तक खत्म है, और जितनी भी पेमेंट्स आपके अराउंड हो रही होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम के थ्रू ही हो रही होती है। अब आपके पास क्या है भाई, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी इज ए वेल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। जितने भी आपके बैंकिंग की सरदर्दियां है ना, वो सारी की सारी एक झटके में खत्म कर रहे हैं और लोग इसको बड़ा पसंद भी कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया, आपके मनी को 100% आपके कंट्रोल में लाया है, थर्ड पार्टी के कंट्रोल से निकाल के। तो ये एक लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। लोग इसका यूज इलीगल होते हुए भी बेपनाह कर रहे थे, अभी तो माशाल्लाह काफी हद तक लीगल हो चुके हैं। और ये कंफर्म आज मुझसे लिखवा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी जो है वो आपका कंप्लीट डिसेंट्रलाइज होगा। पेपर मनी का कॉन्सेप्ट खत्म होकर थ्रू आउट क्रिप्टो के ऊपर जाएगा, और क्रिप्टो में महज एक ट्रेडिंग, कोई स्पेसिफिक अर्निंग सेटअप नहीं होगा। आपको क्रिप्टो का एक्सपीरियंस है, ड्राइंग को एक साइड पे रख के, ट्रेंड लाइन टेक्निकल को एक साइड पे रख के, क्रिप्टो का जिस तरह से एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरह से एक्सपीरियंस है। आप ब्लॉकचेन को, क्रिप्टो को, आप डिजिटल करेंसी को काफी बेहतर और नॉलेज के साथ जानते हो, और आपके पास उसकी स्किल है। बेपनाह अर्निंग के सेटअप बनेंगे आप लोगों के लिए, और आप लोग मिलियंस, मल्टी मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर में गेन कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर, आपकी स्किल के ऊपर। अच्छा गाइज, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के माइंड में, मैं वो जरा क्लियर करवा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपका पैसा क्रिप्टो के वॉलेट में से या फिर आपका डाटा हैक हो सकता है? कभी भी नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है क्रिप्टो के वॉलेट में से आपका पैसा या फिर आपके डाटा को हैक करना। वही सूरत में हैक होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास एक मेटामास्क का वॉलेट है, उसमें फ्रेजेस, आप बेसिकली उसको पासवर्ड ही कह लें, वो पासवर्ड किसी के हाथ लग गया, वो आपके अकाउंट में से अमाउंट ट्रांसफर कर लेगा। अपना पासवर्ड बचा के रखना है, ठीक है, पासवर्ड किसी को नहीं देना। आपके अकाउंट में से पैसा तभी हैक हो सकता है, आपका मनी तभी हैक हो सकता है जब आपका पासवर्ड किसी थर्ड पार्टी के पास चला जाए। अदरवाइज कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आपके वॉलेट में से, एक्सचेंजेस में से कोई दूसरा तीसरा बंदा पैसे खा के भाग जाए। अच्छा, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में कि क्रिप्टो लीगल होने के बाद क्या होगा। बेसिकली कुछ लोगों के माइंड में ये चलता है कि भाई क्रिप्टो लीगल होने के बाद बिटकॉइन कोई करेंसी बन जाएगी किसी कंट्री की। देयर इज नथिंग लाइक दिस। बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी, जितनी भी ये करेंसीज हैं, क्रिप्टो करेंसीज, ठीक हो गया, ये एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज ही रहेंगी या फिर ट्रांजैक्शन पर्पज आप कह लें। इनको यूज किया जाएगा या तो इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर ट्रांजैक्शंस के लिए। क्रिप्टो पूरी दुनिया में लीगल हो जाता है, पूरे का पूरा मनी सिस्टम आपका अगर क्रिप्टो के ऊपर चला जाता है। आपने एक्सचेंजेस के ऊपर या फिर वॉलेट्स के ऊपर एक स्टेबल कॉइन देखा होगा, जैसे यूएसटीटी, यूएसडीसी, इस तरह के स्टेबल कॉइन्स, या फिर अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी आप उसको कह लें, वो होगी किसी भी कंट्री की।
यूएस की अगर क्रिप्टो के ऊपर कोई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनती है तो वो स्टेबल कॉइन होगा। उसके थ्रू आप जितना भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जितना भी अमाउंट आप, वो थर्ड पार्टी के पास होगी गाइस। देयर इज नथिंग लाइक दिस कि भाई कोई क्रिप्टो के ऊपर आप लोग आ गए तो हुकूमत बाहर हो गई, सेंट्रल बैंक बाहर हो गया, आपकी अमाउंट का सिर्फ आपको पता। देयर इज नथिंग लाइक दिस। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस इससे बहुत ज्यादा बन जाते हैं, तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। पर टैक्स वगैरह आपके जितने भी हैं वो काफी हद तक लिमिटेड हो जाएंगे, चार्जेस आपके मिनिमम बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, ये इतना आप समझ लें। और उसके बाद जितनी भी सर्विसेज हैं आपकी वो 24 आवर होंगी। ठीक है, तो ये बात अपने माइंड से निकाल दें कि भाई क्रिप्टो लीगल होने के बाद बिटकॉइन कोई करेंसी बन जाएगा। वो चलेगा एज ए डिजिटल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांजैक्शन पर्पस। बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, एक्सआरपी हो गया, शिबा हो गया, सोल हो गया, जितने भी आपकी क्रिप्टो करेंसीज हैं। किसी भी कंट्री की अगर ऑफिशियल वर्चुअल करेंसी होगी तो वो कोई स्टेबल कॉइन होगा, जैसे यूएसडीटी है, जैसे यूएसडीसी है। और ये दूसरा क्लियर करें कि यूएसडीटी बेसिकली टेथर जो स्टेबल कॉइन है वो बिटफिनेक्स एक एक्सचेंज है उनका है। ये ना तो किसी कनाडा का है भाई, ना कोई अमेरिका की, ये कोई डिजिटल करेंसी है। और उसके बाद जैसे यूएसडीसी है वो कॉइन बेस वालों के।